नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम बस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस। जी हाँ, बिल्कुल जनरल साइंस पढ़ेंगे। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में जो आपका माइनर सब्जेक्ट के रूप में नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग जो आपके माइनर सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, उनमें से बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के लिए जनरल साइंस जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्ज़ाम में। और एमसीक्यू पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अगर ये आपका एमसीक्यू होता है तब भी सही है, और अगर डिटेल्स पूछा जाता है तब भी बेहतरीन है। लिखा भी है पढ़ो ऐसा जो एग्ज़ाम में आ जाए। संपूर्ण व्याख्या के साथ इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो तैयार हो जाएं और कॉपी पेन उठा लें। और जितनी भी सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती हैं, आपको लगता है कि लिखने की ज़रूरत है, लॉन्ग टाइम तक आप याद नहीं रख पाएंगे, तो आप ज़रूर लिख लें अपनी कॉपी में, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। पेपर मोड जो है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, ठीक है। अगर माइनर पेपर जो है जितने भी हैं, हो सकता है कि सारे आपके कैसे हो, ऑब्जेक्टिव ही हो, क्योंकि कम टाइम रहा है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि जितने भी आपके माइनर सब्जेक्ट, चाहे हम बात करें अगर भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फूड न्यूट्रिशन हाइजीन हो, सेल्समैनशिप हो, सारी चीज़ें जो है आपकी ऑब्जेक्टिव की ही लग रहा है सीधा, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि यहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में बन जाए, ठीक है। एमसीक्यू पढ़ेंगे, विथ डिटेल हम पढ़ेंगे, और सारी चीज़ें, है ना, शून्य से शिखर तक पढ़ेंगे, जीरो लेवल से, वो कहते हैं ना, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे। एनाटॉमी, एनाटॉमी विज्ञान जो है, ठीक है, क्या भाई, एनाटॉमी विज्ञान जो है विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? नंबर 1 ऑप्शन है आपका जानवरों एवं पौधों की संरचना का किया जाता है। नंबर 2 है मानव अंगों की क्रियाकलाप का किया जाता है। या नंबर 3 की बात करेंगे पशुओं के व्यवहार का। या नंबर 4 की बात करेंगे अगर कोशिका और ऊतकों का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है नंबर 1, जानवरों एवं पौधों की संरचना का जो अध्ययन है वो हम एनाटॉमी विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। आशा करता हूँ आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। और भी जितने सारे के सारे जो अध्ययन हो जाते हैं किससे रिलेटेड हैं, हम फैक्ट्स में जान लेते हैं। देखो, जैसे ऑन्कोलॉजी की अगर हम बात करें तो ऑन्कोलॉजी जो है आपका कैंसर के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है भाई? कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। न्यूमेज्मेटिक की अगर हम बात करेंगे तो ये सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। यूजेनिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये आनुवंशिक घटकों में जो फेरबदल के कारण मनुष्य में जो परिवर्तन होते हैं उससे जो है ये संबंधित है, ठीक है। लिख जरूर लेना, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑर्निथोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो ये जो है पक्षियों के अध्ययन से संबंधित हो जाता है। और अगर एपिडेमियोलॉजी की बात करें अगर, तो ये महामारी रोग से क्या है, संबंधित है। लिख जरूर लेना। अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि ये आप लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाएंगे तो लिख जरूर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, है ना। संपूर्ण डिटेल भी साथ में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और साथ ही में आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ रहे हैं। आप बहुत ब्रिलियंट है, बस आपको दिशा देने की ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं हम जो है बीएससी एम बस शिवम प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये भी काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, ठीक है। कैलोरी में मापा जाता है, सेल्सियस में मापा जाता है, केल्विन में मापा जाता है, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैलोरी में, ठीक है। भोजन में जो उपस्थित ऊर्जा है उसे हम कैलोरी में मापते हैं, ठीक। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दूध के घनत्व को मापने के लिए, है ना, दूध के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर है आपका क्या बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर का करते हैं, हाइड्रोमीटर का करते हैं, या हाइग्रोमीटर का करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका सेकंड, लैक्टोमीटर का जो हम यूज़ है वो दूध के घनत्व को मापने के लिए हम करते हैं। कुछ अन्य उपकरण, ठीक है, उन्हें भी हम जान लेते हैं। जैसे अगर ओम मीटर हुआ, ठीक है, तो ओम मीटर को हम करते हैं बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए, ठीक है। अगर हम देखो, ये ओम मीटर होता है, और ऐसा ही होता है गैल्वेनोमीटर। इससे भी विद्युत धारा का मापन जो है वो होता है, लेकिन छोटी मात्रा की करंट जो है मापने में गैल्वेनोमीटर का काम करते हैं। तो अब ओम मीटर में और गैल्वेनोमीटर में शायद डिफरेंस समझ के होंगे। हाइग्रोमीटर की अगर हम बात करें तो ये रहेगा आपका सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए जो है हम हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर जो है वाहन की चाल का जो है वो मापन करता है, ठीक है। फेथोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये समुद्र की गहराई मापता है, और इसमें सिद्धांत जो है वो सोनार लगता है। कौन सा सिद्धांत लगता है? सोनार सिद्धांत की हम बात करते हैं। सोनार सिद्धांत जो है इसमें लगता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं हाइड्रोमीटर की। हाइड्रोमीटर जो हो जाता है आपकी ध्वनि का पानी में जो है
मापन हम करते हैं हाइड्रोमीटर की हेल्प से, ठीक है। सिस्मोग्राफ की अगर हम बात करें तो ये भूकंप की तीव्रता मापता है, और किस पर मापता है ये आपको बताना है। देखो ये जो है वो रिक्टर स्केल पर मापता है, किस पर, रिक्टर स्केल पर, ठीक है। और इस रिक्टर स्केल कैसी होती है ना, रिक्टर स्केल कैसी होती है, देखो रिक्टर स्केल होती है सीधे ऐसी बनी होगी, ठीक है। उसमें ऐसे ऐसे करके 0 से 10 तक सीधा होता है ना पूरा, फिर ऐसे करके कुछ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिक्टर स्केल पे हम मापते हैं। रडार की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा कि रडार जो सिस्टम होता है तो दूर की वस्तुओं को पता करने के लिए, है ना, और एंटी रडार सिस्टम होता है कि दूर की वस्तुओं को वहीं पे नष्ट और नाबूद करने के लिए, ठीक है। तो रडार की जो बात होती है आप समझ गए होंगे कि दूर की वस्तुओं को पता करने के लिए, जैसे कोई देश अगर आक्रमण करता है तो उसमें हम जो है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, पदार्थ की मात्रा का जो है वो मात्रक होगा, भाई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑप्शन है इसके मोल हो जाएगा क्या, सेकंड एम्पियर होगा क्या, थर्ड की बात करें कैंडला होगा क्या, या किलोग्राम होगा। तो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। अब बाकी एम्पियर की बात करें या कैंडला की बात करें या फिर किलोग्राम की बात करें, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी मूलभूत इकाई है ना, मूलभूत इकाइयों के जो क्या है मात्रक हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं मूलभूत इकाइयाँ जो हैं वो कितनी है, टोटल 7 हैं। आपको ये आना चाहिए, है ना, एग्जाम में इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, पर आपको ये पता होना चाहिए कि मूलभूत इकाई टोटल कितनी है, 7 हैं। अब मूलभूत इकाई 7 कौन कौन सी हैं आपकी डिस्प्ले पे आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। चलो नंबर 1 जो है आपका लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर। लंबाई को मात्रक क्या होते हैं जिनसे हम उसे मापते हैं, ठीक है। चलो अब देखो अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को किससे मापते हैं, किलोग्राम में, ठीक है। थर्ड की बात करें समय, ठीक है, समय को किससे, सेकंड में। विद्युत धारा की बात करें तो ये एम्पियर में हो जाता है। 5 की बात करें तापमान, तापमान जो है केल्विन में मापते हैं। 6 की बात करें पदार्थ की मात्रा, तो ये मोल में हो जाएगी। और 7 की अगर बात करें ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता जो है वो आप मापते हैं उसमें कैंडला में, ठीक है। संकेत होता है CD। आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मूलभूत राशियों की बात करें तो आपने ऊपर देख ली है, और इस साइड जो थे लिखे थे वो लिखे थे मौलिक भौतिक मात्रा भी हम कहते हैं, जिन्हें हम मात्रक कहते हैं, मात्रा नहीं है सॉरी, मात्रक है, ठीक है। आप मात्रक सारी पढ़ लिए हैं आपने। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो देखो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, ठीक, कौन कौन सी होती हैं, ठोस द्रव गैस होती है क्या, ठोस गैस होती है क्या, या ठोस तरल गैस प्लाज्मा होती है क्या, या चौथे की बात करें ठोस तरल गैस प्लाज्मा, या फिर लास्ट में लिखा है वोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का वैसे तो राइट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। ठोस द्रव गैस की बात होती है जब पदार्थ की अवस्था की बात आती है, लेकिन अगर देखा जाए तो ठोस तरल गैस प्लाज्मा और वोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इस पर भी रिसर्च चल रही है, तो हो सकता है, बाकी ये तब तो खोज ही लिया गया है। तो अगर हम हाई लेवल की थोड़ी सी बात करें तो उनका आंसर 3rd सही हो जाएगा, और थोड़ी अपर लेवल की बात करें तो उनका आंसर 4 सही हो जाएगा, लेकिन आपको अपने एग्जाम में पहला ही लगाना होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नमक को पानी से अलग करना, भाई नमक को पानी से जो है वो अलग करना कहलाता है। लास्ट में एकदम हम लास्ट तक जाएंगे, अंत तक अगर आप पहुंच गए इस वीडियो के तो आप सारी चीज़ें बिल्कुल धुआं कर चुके होंगे, ठीक है। देखो नमक को पानी से अलग करना क्या कहलाता है, बाष्पीकरण, दूसरा है डिस्टिलेशन, या फिर क्रोमेटोग्राफी, या फिर कीप पृथक्करण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाष्पीकरण, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि बाकी चीज़ें क्या हैं। फिर कीप पृथक्करण की बात करें तो पानी से तेल को अलग करना, यह कहलाता है कीप पृथक्करण। अब यही मत समझना केवल क्वेश्चन सही क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी आ सकते हैं। आपसे पूछ लिया डिस्टिलेशन क्या है, तो भाई शराब को पानी से अलग करना जो है वो कहलाता है आपका डिस्टिलेशन। क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो स्याही से रंग निकालने की अगर हम बात करें तो ये कहलाती है आपकी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं दूध से मलाई को जो है बिल्कुल अलग करना, तो ये जो आपका कहलाएगा वो कहलाता है अपकेंद्रीयकरण, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन ये कहलाता है आपका अपकेंद्रीकरण, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। पानी से मिट्टी को अलग करना, तो ये कहलाता है सेडिमेंटेशन, जैसे हम फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। आशा करता हूँ आप नोट्स जरूर बना रहे होंगे, है ना, नोट्स जरूर बना लें। चलो देखो आपके लिए हमने क्वेश्चन लिखे हैं 2, आपको इनके आंसर्स करने हैं। 2 मुलायम धातु के नाम आपको बताना है क्या क्या है, ठीक है। और 2 सबसे ज़्यादा सक्रिय जो धातु होती हैं
आपको इन दोनों के भी नाम बताने हैं, चाहे जहाँ से पता करें आप हमें कमेंट करके ज़रूर इन दोनों, दो मुलायम धातु सबसे ज़्यादा जो है और दो सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु जो है उनके आप नाम हमें ज़रूर कमेंट करके लिखें, है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं उस धातु का नाम जिसकी तन्यता डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी होती है आपकी Au की, गोल्ड की, सोने की बात होती है तो सबसे ज़्यादा उसमें तन्यता का गुण होता है। अब तन्यता क्या होती है? तन्यता का गुण होता है उसे जैसे सबसे ज़्यादा तार के फॉर्म में क्या किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके और फिर वो ब्रेक ना हो, है ना, भंगुर ना हो। वैसे धातुएं जो हैं वो भंगुर नहीं होती हैं, ठीक है। और में तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा वैसे तो पाया जाता है धातुओं में, लेकिन सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो ये आपका गोल्ड में पाया जाएगा, सोने में पाया जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो 7 से अधिक जो है, 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन को कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन को कहते हैं अम्ल कहते हैं क्या, दूसरा लवण कहते हैं क्या, तीसरा क्षार कहते हैं क्या, या उदासीन कहते हैं। तो 7 से अधिक अगर पीएच मान वाले अगर हम विलयन की बात करें तो उन्हें हम क्षार कहते हैं, ठीक है। चलो अब भाई पीएच मान के बारे में ही क्वेश्चन है, तो पीएच मान है क्या? देखो पीएच मान जो है, अगर हम बात करें पीएच मान की, तो पीएच मान जो आपका हो जाएगा, पीएच मान किसी विलयन की प्रकृति जो है वो बताते हैं, ठीक है। पीएच मान क्या करते हैं? किसी विलयन की जो है वो बिल्कुल प्रकृति आपको बताते हैं और ये बताते हैं कि विलयन जो है आपका अम्लीय है या उदासीन है या फिर क्षारीय है। अगर विलयन अम्लीय है तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होगा। उदासीन की बात करें तो 7 से, उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो बिल्कुल 7 के बराबर होगा और क्षारीय विलयन की बात करें तो पीएच मान 7 से अधिक होता है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था इसमें यही पूछा गया था कि 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन जो हैं बिल्कुल कहलाते हैं, तो कौन से हैं? तो ये हैं क्षार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 8 की। टार्टरिक अम्ल निम्न में से पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके, एक इमली में, दूसरा टमाटर में, तीसरा पालक में और चौथी बात करें खट्टे फलों में, है ना। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इमली में। इमली में जो है टार्टरिक अम्ल जो है बिल्कुल पाए जाते हैं। और अब और जान लेते हैं कि किसमें क्या क्या पाया जाता है। हमने लिखा है सारी चीज़ें। खट्टे फलों की बात करें, देखो हम भी टाइप करके लिख सकते थे लेकिन टाइप करके इस वजह से नहीं लिखा हमने कि सारी चीज़ें जो बिल्कुल हम आपको देना चाहते हैं बिल्कुल सॉलिड कंटेंट, है ना। हम अपना रहता है कि सॉलिड कंटेंट दें हम आपको, है ना, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन दें जो आपके एग्ज़ाम में काम आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम वैसे ही आपके सर पे है तो फालतू का हमें कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, कोशिश रहेगी कि वही आपको दें। देखो अगर खट्टे फलों में हम बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल की बात करते हैं। साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। आपसे पूछ सकते हैं टमाटर की बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड की बात होती है, ऑक्सैलिक अम्ल जो पाया जाता है। पालक की बात करें तो मोलिक अम्ल पाया जाता है पालक में, ठीक है। चलो लाल चींटियों की बात करें तो उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, उनके डंक में फॉर्मिक अम्ल जो है पाया जाता है, उन्हें मैथोनोइक एसिड भी उसे हम कहते हैं। दही की बात करें अगर तो लैक्टिक अम्ल जो है बिल्कुल दही में आपका पाया जाता है। सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आप लिख जरूर लेना, है ना। शॉर्ट वगैरह आप लेना चाहते हो तो शॉर्ट भी ले लेना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। अब हम ग्रेफाइट का देख लेते हैं भाई कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट का उपयोग जो है बिल्कुल कहाँ पे होता है। और ग्रेफाइट बिल्कुल आप अगर जानते हो ग्रेफाइट के बारे में कि ग्रेफाइट है क्या, है ना, बिल्कुल सारी चीज़ें, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट के बारे में जितनी भी सारी चीज़ें हैं। चलो आपके ऑप्शन है, नंबर 1 रहेगा आपका कांच जो है ग्रेफाइट का उपयोग होता है, या कैंसर के इलाज में होता है, आभूषण में होता है, या मशीनों के स्नेहक के रूप में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मशीनों में स्नेहक के रूप में जो है ग्रेफाइट का यूज़ होता है। अगर हम ग्रेफाइट के बारे में और आपको अगर ज़्यादा जानकारी दें तो ग्रेफाइट जो है आपका मतलब विद्युत का जो है बिल्कुल सुचालक होता है। आप बता सकते हो विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है ना। ग्रेफाइट जो है बिल्कुल आपका विद्युत का सुचालक होता है और इसका यूज़ जो है पेंसिल में होता है, मशीनों में स्नेहक की तरह जो है बिल्कुल इसका यूज़ होता है। और साथ में बात करें अगर मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर की, नाभिकीय रिएक्टर में बिल्कुल मध्यस्थ के रूप में जो है इसका यूज़ होता है। और साथ ही में अगर हम बता दें, देखो अगर आपसे पूछो 3 चीज़ें ये होती हैं, कार्बन के जो अपर रूफ होते हैं मोस्टली हम तीनों को रखते हैं, कौन कौन? डायमंड, ग्रेफाइट और फुल्लिन। कौन कौन भाई? डायमंड, ग्रेफाइट और फुल्लिन। तो जो डायमंड आपका है, डायमंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा कठोर होता है और विद्युत का ये कुचालक होता है, ठीक है। और अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ये विद्युत का सुचालक होता है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर फुल्लिन क्या है? फुल्लिन जो है 60 कार्बन के परमाणु को एक साथ जोड़े हुए होती है, ठीक है। और अगर बात करें तो ये मतलब ये सभी कार्बन जो 60 होते हैं गेंद के रूप में इससे जुड़ जाते हैं, इसीलिए फुल्लिन को जो है हम बकी वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बकी वॉल, है ना,
BUCKY, वकी वॉल, BA डबल है, ठीक है, समझ गए होंगे। किसे कहते हैं भाई? फुलरीन की बात करते हैं, फुलरीन को वकी बॉल कहते हैं। और अगर हम बात करें फुलरीन के बारे में तो कैंसर सही करने के लिए, कैंसर के इलाज में फुलरीन का यूज़ करते हैं, और तारों में उच्च चालकता के लिए भी जो है हम फुलरीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और अगर हम बात करें डायमंड के बारे में बता दें अगर आपको, तो डायमंड का यूज़ जो होता है आभूषण बनाने में होता है, ठीक है, कांच के काटने में होता है, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें अस्पताल के यंत्र में, तो उन सब में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। और अगर बात करें कैंसर, तो कैंसर की हम बात पहले से ही बता चुके हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और कैंसर के जो उपचार में जो है प्रयुक्त निष्क्रिय जो गैस होती है, नोवल गैस की अगर हम बात करें तो रेडॉन होती है। कौन सी भाई? रेडॉन। आरएन जिसका होता है, संकेत होता है आरएन, तो रेडॉन की अगर हम बात करते हैं तो रेडॉन गैस क्या करती है भाई? कैंसर के इलाज में रेडॉन गैस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। आशा करता हूँ बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे। कोयला है ना, पेड़ पौधे के जो अवशेष होते हैं उनसे हमें कोयला मिलता है, और जानवरों के जो अवशेष होते हैं उनसे हमें पेट्रोलियम वगैरह मिलता है ना। आपने पढ़ा होगा मेथेन वगैरह, क्या है ना। तो देखो इन दोनों से जो प्राप्त होते हैं, किन दोनों से? पेड़ पौधों से या जानवरों की बात करें, या कोयला पेट्रोलियम, इनसे जो मिलते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए तो फॉसल फ्यूल क्या है तो आप बता देना। इसी को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं कार्बन की। तो कार्बन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो आप बता देना भाई, हाइड्रोकार्बन जो है, बिल्कुल कार्बन का सबसे अच्छा दोस्त है। और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ना। अगर 2-3 चीज़ें ये आपसे पूछ लेता है तो ये भी आप राइट कर लेना। लाफिंग गैस N2O की बात करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लिख लेना अपनी कॉपी में, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2, अगर लाफिंग गैस आपसे पूछते हैं। अश्रु गैस की अगर बात करें तो CAS, जिसे कार्बोनिल सल्फाइड कहते हैं, CAS जरूर लिख लेना। और हवाई जहाज़ के जो टायरों में भरी जाती है गैस, उसे कहते हैं नाइट्रोजन। N2 इसका संकेत होता है, ठीक। ऐसे ही अपनी कॉपी में बिल्कुल नोट्स बनाकर लिख लें। भोपाल गैस त्रासदी की अगर हम बात कर लें तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी वहाँ पर रिलीज़ हो गई थी बाई मिस्टेक से, और सिलेंडर वहाँ पे इसका लीक हो गया था। और जितने भी कर्मचारी वर्ग के वहाँ पे लोग थे, वहाँ पे काम कर रहे थे, सडनली उन्हें जलन महसूस हुई अपनी आंखों में, बहुत सारी जगह शरीर पे जलन महसूस हुई, हल्के हल्के चकत्ते टाइप महसूस होने लगे। तो उन्होंने सोचा पता नहीं कुछ हो सकता है, पर धीरे धीरे ये जलन जो है वो बिल्कुल बढ़ने लगी थी, और धीरे धीरे लोग भी जो है बिल्कुल मौत का शिकार भी होने लगे थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। 1984 में ये हुआ था। गुब्बारे में पाई जाने वाली बिल्कुल ये गैस है, कौन सी? हीलियम है। अगर देखो वीडियो पर क्लिक करते हैं तो पूरा ही वॉच किया करो, ठीक है, क्योंकि बहुत दम लगा के आपको वीडियो लाते हैं, बिल्कुल शानदार कंटेंट देने का काम करते हैं। आप देख लेना, ऐसा नहीं रहता है हमारा कि 10 क्वेश्चन करवा दिए तो 10 ही नहीं, 10 क्वेश्चन कराएंगे तो 100 के बराबर होंगे वो। गुब्बारे में पाई जाने वाली गैस की अगर बात करें तो हीलियम जो गैस है गुब्बारे में पाई जाती है। ट्यूबलाइट CFL की बात करें तो HG वेपर जो होता है, या नियॉन गैस की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी ट्यूबलाइट में जो है बिल्कुल पाई जाती हैं। अगर आपने वेस्ट जो है आपने रिजल्ट नहीं दिया, सारी चीज़ें बेहतरीन नहीं पड़ी, तो बेकार है सब क्लास लास का बनाना, सब बंद कर देंगे क्लास लास। क्या फ़ायदा है फिर क्लास बनाने से जब आपको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो, है ना। इसलिए सब बेस्ट तरीके से करें। नाभ की संलयन देख लेना, हो सकता है आपसे ये 2 चीज़ें पूछ ली जाए एग्जाम में, नाभ की संलयन या नाभ की विखंडन। तो नाभ की विखंडन बाद में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि नाभ की विखंडन ये तो नहीं है, क्या संलयन ये तो नहीं है। तो नहीं, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने लिखा है, आप ऐसे ही अपनी कॉपी में लिख लें। नाभ की संलयन जो है हाइड्रोजन बम है, और नाभ की विखंडन की बात करें तो परमाणु बम में जो है नाभ की विखंडन होता है, ठीक है। अब हम कोशिका से कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्योंकि कोशिका भी जो है आपके एग्जाम में मेन रोल प्ले करता है, और कोशिका से भी क्वेश्चन आते हैं। 1-2 वीडियो और डाल देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, यहीं से आपका हो जाएगा गारंटेड, ठीक है। चलो गारंटी इस बात की। कोशिका की बात करें तो कोशिका जो है बिल्कुल रॉबर्ट हुकनेन की खोज करी थी, ठीक है। अब देखो क्या क्या पूछ सकता है यहाँ से। अब पूछे कोशिका है क्या, तो सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक जो है बिल्कुल इकाई है आपकी कोशिका, ठीक है। चलो बात करें कोशिका होती कितने प्रकार की है, तो भाई 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक यूकैरियोटिक और दूसरी प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होती है कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका होती है जिसमें केंद्रक होता है, और प्रोकैरियोटिक क्या होती है? जिसमें केंद्रक नहीं होता है। खत्म, है ना। आपसे पूछ सकते हैं कि किस में केंद्रक होता है नहीं होता है, तो आप बेहतरीन तरीके से लिख लें। कोशिका की बात करें अगर, तो कोशिका के 3 भाग होते हैं। आपसे भाग पूछ सकते हैं तो कितने भाग होते हैं, तो अब ऑप्शन रहेंगे 2 होंगे, 3 होंगे, क्या 5 होंगे या 6 होंगे। तो अब लिख लेना, बढ़िया अच्छे से बता देना कोशिका के जो भाग हैं 3 होते हैं। अब 3 होते हैं तो कौन कौन से 3 होते हैं? देखो, एक होती है कोशिका झिल्ली, दूसरा होता है कोशिका द्रव्य, और तीसरी बात करें कोशिका का केंद्रक,
है ना। कोशिका का जो केंद्रक होता है, ये तीनों मिला करके क्या करते हैं, कोशिका को बनाते हैं। और कोशिका होती क्या है, आपको बता चुके हैं, सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक जो है बिल्कुल इकाई होती है कोशिका। भूलना नहीं है, खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, आप आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपने माइनर सब्जेक्ट के रूप में अगर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्स्ट को जो है बिल्कुल आपने अगर चुना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्स्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो MCQ क्वेश्चन का वाप करके ये भी हमने एक वीडियो दिया था। बिल्कुल संपूर्ण चीज़ें, सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से दी थी, बिल्कुल डिटेल के साथ हमने आपको बताया था। आपको पता ही है जैसा कि अपना कंटेंट जो होता है वह डिटेल होता है, बिना डिटेल के तो हम चलते ही नहीं है। बिल्कुल आपके जो पाठ्यक्रम में पूछ सकते हैं वही दिया था, लिखा भी था, एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म, है ना। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर जो भी सारी चीज़ें आप पूछते हैं कहाँ से, सब कुछ हमने दिया है। लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, बाकी प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट कर लें। भारतीय संविधान की अगर बात करें तो ये भी जो है माइनर सब्जेक्ट है, इसको भी हमने बहुत शानदार तरीके से हमने बताया है, विथ डिटेल बताई है। 1 लाइनर के फॉर्मेट में भी हमने ये दिया है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करवाए हैं। अगर आपको वीडियो जिसकी और चाहिए हुआ करे तो आप एक काम किया करो, हमें कमेंट करके बता दिया करो कि सर हमें इसकी वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे उसकी बना देंगे। ठीक है, देखो भोजन पोषण एवं स्वच्छता, इसकी भी बहुत डिमांड आ रही थी, तो इसकी भी हमने बिल्कुल जानदार क्लास जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें जान होती है उस क्लास में, ऐसी क्लास हमने आपको दी है। आप अगर देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और 2 वीडियो हमने इसमें प्रोवाइड कराए थे, दोनों ही बिल्कुल दमदार, है ना, संपूर्ण डिटेल के साथ जो थे, बहुत जानदार वीडियो थे और डिटेल भी बताई थी। अगर आपको लग रहा है, आपको कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि हम किस तरह से अब 28 मार्च 2022 को जो एग्ज़ाम है आप कैसे सफल होंगे, तो आप बिल्कुल डर आपका कैसे निकलेगा, सारे का सारा जो प्रेशर है आपका निकल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये 28 मार्च स्पेशल जो एग्ज़ाम है उसी को ध्यान में रख करके ये जो है बिल्कुल वीडियो डिज़ाइन करी गई थी, आपके लिए बनाई गई थी। 14 दिनों की रणनीति, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीके से, गलती कौन सी नहीं करनी है, आपको पास होने की ट्रिक आपको बताई थी। और जब आप एग्ज़ाम आपका होगा उससे पहले भी एक वीडियो डाली जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप एग्ज़ाम हॉल से आप मुस्कुराते हुए बाहर आ सकते हैं और सारी चीज़ें बेस्ट तरीके से आप वहाँ पे कर सकते हैं। माफ़ करना, गला बैठ गया है लास्ट तक आते आते, है ना। देखो सेल्समैनशिप की जो है बिल्कुल क्लास आपको बेहतरीन तरीके से दी है ना। अगर आपको सेल्समैनशिप की भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, हम सेल्समैनशिप की भी दे देंगे। और सामान्य विज्ञान का जो संपूर्ण सिलेबस बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे, है ना। तो अगर आपको चाहिए, इसका सिलेबस देखना चाहते हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लेना वहाँ से। ठीक है, फिर पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। होली भी खेलें लेकिन सेफली खेलें, है ना। ऐसी होली नहीं खेलना है जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए, प्रॉब्लम बिल्कुल ना होने दें खुद को, और स्वस्थ रहें बिल्कुल पूरी तरीके से जो है अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। और साथ ही हम आपको बता दें कि उन दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर कर देना जिन्हें बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है, सच में ज़रूरत है उन्हें इस वीडियो की। और साथ ही आपको बताएं कि पूरी यूट्यूब पर आप कंपेयर करके भी देख लेना, है ना। इतना बेहतरीन तरीके से हमने कंटेंट देते हैं हम, है ना। तो आप एक बार ज़रूर सही तरीके से कंपेयर भी कर लेना, क्योंकि कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है ना। आप बच्चे सारे ब्रिलियंट होते हैं, सब समझ जाते हैं कि कौन कैसा टीचर है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, है ना, स्वस्थ जरूर रहें आप।